बेटी बेटी होती है, वो चाहे कोई भी धर्म की हो या चाहे कोई भी कास्ट की हो। कहीं ना कहीं वो बेटियां बहुत खुशनसीब है जिनको आपके जैसा पिता मिला। देखो, वो भूखे कोई आप रोटी भी खिला दो ना तो वो बहुत बड़ा भंडारा ही बोलते हैं उसको। तो ये सब मेरे फादर का जो सिखाया हुआ है वो हम लोग कर रहे हैं। लेकिन मेरे फादर का ये कहना है कि हम लोग भी बहुत कितनी बार डाउन चले गए, अप आए, डाउन गए, लेकिन हमारी जो नीति है कि हमको किसी को देना है तो देना ही है, उसका फोन नहीं उठाना, उसके साथ में बात नहीं करना, वो आदमी कभी ऊपर नहीं जाएगा। और मैं ये समझता हूँ कि 1000 करोड़ का आदमी हो या 1 करोड़ का आदमी हो, सबको 4 रोटी चाहिए, 6 बाय 6 का बेड चाहिए। राइट, और क्या चाहिए? हाँ, सही बात है सर। आप मन से अमीर रहो, आप वैसी ही जिंदगी जी सकते हो जो 1000 करोड़ का आदमी जी सकता है। एक दूसरे का जो दिखावा है ना, वो पूरे देश को खा जाएगा। यानी सिर्फ मैं सूरत की बात नहीं करता हूँ, पूरे देश को खा जाएगा। कैसे दोस्तों, आज फिर हाजिर हूं एक नए सुपर गेस्ट के साथ। जी हाँ, क्या आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जिनकी 5000 बेटियां हों? जी हाँ, मैं आज आपकी मुलाकात एक ऐसे ही व्यक्ति से करवाने वाला हूं जिनकी 5000 बेटियां हैं और 5000 बेटियों की जिंदगी में उन्होंने ऐसा रोल अदा किया है जो शायद उनके असली पिता भी नहीं कर पाते हैं। तो चलिए आज मिलते हैं हम पीपी सवानी ग्रुप के फाउंडर एंड सीईओ से, जिनका नाम है महेश सवानी जी। थैंक यू सर, आज हमारे पॉडकास्ट पे आए पाए और आपने सर हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर एक क्वेश्चन सबसे पहले मैं पूछता हूँ कि जब मैं आपके बारे में रिसर्च कर रहा था तो पता चला 5000 बेटियों की शादी आपने करवाई है। सर इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत 2007 एंड मीन्स 2007 दिसंबर 2008 से पहले 2 बेटियां मितुला और अमृता जी, वो 2 बेटियों का जो हमारी परिवार की थी, सवानी फैमिली की थी जी, और उसके पापा हमारी कंपनी में ही काम कर रहे थे, जब भी हम डायमंड का काम करते थे। जी, तो 10 दिन पहले, शादी के 10 दिन पहले कार बार सब बढ़ चुके थे जी, और ज्वेलरी की शॉप में हमारे वो बड़े भाई होते थे और ज्वेलरी की शॉप में एक फाइनेंस की मैटर में उसको ज्वेलरी की शॉप में अटैक आ गया। अच्छा, फिर वो दोनों बेटी का कार बढ़ चुके थे, उसका एंगेजमेंट भी मैंने ही करवाया था और बचपन से मैं वो मुझे बहुत प्यारी लगती थी। वो 3 बहनें थी, 1 भाई था, सब मुझे वो हमारे फैमिली क्लोज फैमिली जैसे थे। तो पहले कुदरत ने मुझे वो 2 बेटियों का कन्यादान करने का मौका दिया। फिर हमने सोचा कि ऐसे कई बेटियां होगी जिसके पापा 10-15 दिन पहले नहीं, जो बरसों पहले एक्सपायर हो गए होंगे, उसका क्या होता होगा, उसकी मम्मी का क्या होता होगा, वो विडो बहन है उसका क्या होता होगा, उसके सपनों का क्या होता होगा। जी, फिर मैंने वो डिक्लेयर किया था कि जो सवानी परिवार की जितनी भी जो भी बेटियां हैं जिसके पापा नहीं है, उसका कन्यादान हम करेंगे और एज ए पापा की जवाबदारी टिल एंड, मैं जिंदा रहूं तब तक नहीं, मेरी बेटी जिंदा रहे तब तक की जवाबदारी लेनी है। फिर वो हमारे सवानी परिवार में स्टार्ट हुआ। फिर मैंने पूरे हिंदू समाज में स्टार्ट किया, फिर मुस्लिम समाज में भी स्टार्ट हो गया, फिर क्रिश्चियन समाज में भी स्टार्ट हो गया। फिर तो बेटी बेटी होती है, वो चाहे कोई भी धर्म की हो या चाहे कोई भी कास्ट की हो। तो फिर पीपी सवानी ग्रुप, कोई भी धर्म हो, कोई भी कास्ट हो, वो सभी बेटियां जिसका पापा नहीं है उसके लिए हम बहाने ढूंढते हैं। अच्छा, मेरे फादर की बर्थडे पे हम लोगों ने ऐसा, सब लोग बर्थडे मनाते हैं, केक काटते हैं। मेरे पापा ने कभी केक नहीं काटा है उसकी लाइफ में, बहुत गरीबी में से हम लोग बाहर आए। जी, तो पहली बर्थडे मेरे फादर की 62 ईयर्स की हमने मनाई। अच्छा, और वो भी ऐसे मनाई कि सूरत में 278 स्कूल है, प्राइवेट स्कूल। जी, तो उसमें जितने भी बच्चे का पापा नहीं है, बेटा और बेटी का, उसकी फीस हम भरेंगे 10 साल तक। अच्छा, तो वो हमने स्टार्टअप किया। फिर मदर ने भी कभी बर्थडे नहीं मनाई थी। तो नेक्स्ट ईयर 2011 में मेरे मदर की बर्थडे आई। जी, तो हमने ये सोचा कि पापा की बर्थडे में सबका एजुकेशन लिया है, मदर की बर्थडे में जब तक जो विडो है, विधवा बहन है, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे तब तक पीपी सवानी हॉस्पिटल में सर्दी से लेके बाईपास तक उसके लिए फ्री इलाज होगा।
क्या बात है सर। हाँ, तो एजुकेशन हो गया, मेडिकल हो गया और मैरिज हो गया। तो जैसे जैसे समय निकलता है, मैरिज के बाद में मैटरनिटी आती है बेटे की, जी जी। तो पहली डिलीवरी पापा के वहाँ होती है। तो हमने मैटरनिटी स्टार्ट किया कि हमारी सभी बेटियों की पहली डिलीवरी है, उसका खर्चा हम देंगे। अच्छा। हाँ, फिर उसके बाद में कोई दामाद एक्सपायर हो गया, एक्सीडेंट हो गया, जी। इमरजेंसी ऑपरेशन करना पड़ा, तो उसके लिए सेवा संगठन चालू किया कि हमारी सभी बेटियां बिना पापा की है, तो वो सब बेटियां मुझे लेटर लिखती है। अच्छा। लेटर में लिखा है कि मेरे फादर को कैंसर था, हमने 10 लाख रुपए का खर्चा किया, ज़मीन बेच दिया, घर बेच दिया, जी। या तो कि बैंक में से लोन लिया, या तो किसी से ब्याज पे पैसा लिया, जी। उसमें हम खलास हो गए। मेरे मम्मी को कचरा पोता करना पड़ा, मजदूरी करनी पड़ी। राइट। तो ये सब मेरी बेटियों का ना हो, तो कोई भी हमारा दामाद या बेटी या हमारे बेटियों के बच्चे इमरजेंसी होता है, तो हमारा सेवा संगठन करके एक ग्रुप चल रहा है, जी। तो उसमें विद इन 10 मिनट्स में उसको पैसा मिलता है कि कोई पैसे के हिसाब से किसी की ट्रीटमेंट बाकी ना रहे। ओके। और इन केस कोई दामाद एक्सपायर हो गया, जी। तो वो बेटी को हर महीने को 10,000 रुपीज़, और अगर उसके बच्चे हैं, समझ लो 3rd में या 5th में पढ़ रहे हैं, जी। तो उसको टिल ग्रेजुएट तक का उसका पढ़ने का, पढ़ाई का खर्चा, ये सब सेवा संगठन में से जाता है। क्या तो जो प्रॉब्लम हमारी बहनों को हुआ उसके हस्बैंड एक्सपायर होने के बाद में, वो हमारी बेटियों को ना हो, क्योंकि ये सब हमारी बेटी है, राइट राइट। पीपी सवानी परिवार की बेटी है, तो उसके लिए ध्यान रखना। और हम लोगों ने ऐसा प्लानिंग किया है कि मैं रहूं तब तक ये फैसिलिटी नहीं है, मेरी बेटी रहे तब तक की ये फैसिलिटी है। अच्छा। क्या बात है सर, इतना बड़ा मतलब क्योंकि सर आज के टाइम पे ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर घर का जो मुखिया है, चाहे फादर हो या भाई हो या कोई भी, अगर वो चला जाता है और उसके बाद बाकी जो फैमिली होती है बहुत सरवाइव करती है। और आपने जो चीज़ की, जैसे कि उनका मैरिज का हो गया, उनके बच्चों का एजुकेशन का, हॉस्पिटल का हो गया, तो लगभग लगभग उनके सारे कष्ट लगभग खत्म हो गए एक तरह से देखने जाए। और मैं ऐसा मानता हूँ सर कि शायद अगर उनके फादर जिंदा होते तो हो सकता था कि जितना आप कर रहे हैं उतना वो ना कर पाए। तो सर कहीं ना कहीं वो बेटियां बहुत खुश नसीब है जिनको आपके जैसा पिता मिला सर। इसलिए तो हमारे यहाँ जब भी फॉर्म निकलता है ना, जी तो बहुत सारे समूह शादियाँ होती है, जी। और करियावर भी मिलता है। जो बड़े लोग हैं, पैसा बाहर से इकट्ठा करके बेटियों को देती है, लेकिन हमारे वहाँ जो बेटियाँ आती है ना, वो करियावर के लिए नहीं आती है, वो पापा के लिए आती है कि एक बाप मिल जाए। राइट राइट। करियावर में चाहे 10 लाख का सामान मिले, लेकिन बाप नहीं मिलता है। बिल्कुल सही बात है। तो सभी बहनें भी अगर 6 महीना आप नाम लिखे, तो 40-50 बेटियां का नाम लिखता है ये समूह शादी में। हमारे यहाँ एक वीक के लिए ओपन करें 5,000 बेटी आ जाएगी, और पूरे देश में से आएगी, ऐसा नहीं कि सिर्फ सूरत से आएगी, सौराष्ट्र में से, पूरे गुजरात में से, यूपी में से, बिहार में से, कर्नाटक में से, हमारी बेटियां सभी जगह पे है, पूरे देश में है। क्या बात है। और जो दामाद है, हम लोगों ने पूरा एक चार्ट बनाया है कि करीबन 80 डिस्ट्रिक्ट में, इंडिया के 80 डिस्ट्रिक्ट्स में हमारी बेटियां हैं। क्या बात। गुजरात में तो है ही, लेकिन यूपी में भी है, आंध्र में भी है, बिहार में भी है, एमपी में भी है, नेपाल में भी है, अमेरिका में भी है, कनाडा में भी है। क्या बात है। ग्रेट सर, बहुत बढ़िया सर। इनका आप सिलेक्शन कैसे करते हैं, क्योंकि इसका एक प्रोसेस तो होगा। 18 साल से पीपी सवानी ग्रुप ये शादियाँ करवाते हैं। जी। तो लास्ट ईयर तक 5,543 बेटियों का शादी हुआ। मीन्स उसमें 104 बेटी मुस्लिम भी है, 14 बेटियाँ क्रिश्चियन है, 2 बेटी पंजाबी भी है। उसी की सिस्टर जो उसकी छोटी बहन है, वो अगर बड़ी बहन की शादी हमने किया तो वो हमारी बेटी है, तो छोटी बहन भी हमारी बेटी, वो हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो एक तो छोटी बहनों का नाम ऑटोमेटिकली ऐड होता है। जी। फिर हमारा टारगेट होता है 151 शादी करने का। फिर कोई हमारे साथ में जुड़ते हैं, 2 बार किरण जेम्स हमारे साथ में जुड़े, बटुक भाई मोवलिया हमारे साथ में जुड़े, आर के लखानी जी हमारे साथ में जुड़े, तो कहीं ना कहीं कोई जुड़ते हैं, या तो कोई ब्लाइंड डोनेशन भी करते हैं कि हमारी ओर से मेरा नाम नहीं लिखना है, 100 बेटियों का खर्चा मैं दूंगी। तो हम 151 का 251 कर देते हैं, 300 कर देते हैं। तो उसमें फिर जितने भी फॉर्म आते हैं, 300 अगर शादी करनी है तो 500 फॉर्म हम लोग फर्स्ट जो आती है, ऐसे 500 फॉर्म भरते हैं।
500 में से सिलेक्शन ऐसा होता है कि जो बेटियों को मम्मी पापा और भाई नहीं है, जो दादा दादी नाना नानी के साथ में रहते हैं, उसको फर्स्ट प्रायोरिटी मिलती है। सेकंड प्रायोरिटी मम्मी है, फादर नहीं है और भाई भी नहीं है, मीन्स घर में सिर्फ फीमेल है, उसको सेकंड प्रायोरिटी मिलता है। और फिर बचता है, बाकी रहती है 20-25 जगह, तो फिर हम बेटी है और भाई छोटा है, अभी 8वीं 10th में पढ़ रहे हैं, अभी पढ़ाई में है, अभी बिजनेस में नहीं लगा है, तो वो प्रायोरिटी में करते हैं। बड़े भाई का नंबर लगता ही नहीं है हमारे में। जो बेटी को बड़ा भाई है तो वो बड़ा भाई कर सकता है, वो कुछ मैनेज कर सकता है। तो ये ऐसे हमारी प्रायोरिटी थी। वो कास्ट धर्म वो सब नहीं देखते, प्रायोरिटी ऐसे देखते हैं कि जिसको मम्मी पापा भाई कोई नहीं है, दादा दादी मामा मामी मौसी या उसके नाना नानी के साथ में रहते, उसको फर्स्ट प्रायोरिटी। फिर मम्मी और बहन ही है, वो घर में मेल नहीं है, उसको सेकंड प्रायोरिटी। फिर तीसरा नंबर में भाई छोटा है, उसको थर्ड प्रायोरिटी। फिर बाकी को हम बताते हैं कि भाई इतने लोगों का हो गया है, अभी आपका नंबर नहीं लगेगा, आप किधर और ढूंढ लो। तो सर ये सारे प्रोसेस में तो बहुत खर्चा भी होता होगा और बहुत सारी चीजें और भी। कोई खर्चा नहीं होता है करने में, अगर करना है ना तो कोई खर्चा नहीं होता है। हमारा तो पूरा जो ये 5543 जो दामाद है बेटी है, वही हमारा परिवार है, वही सब लोग सब कुछ करते हैं। वो फॉर्म भी वो लोग भरते हैं, जो पुरानी बेटियां है नई बेटियों का ध्यान रखता है, जो पुराना दामाद है वो नए दामादों का ध्यान रखते हैं। सर मैंने सुना है कि आप सबको नंबर से आप हाँ, वो सभी जो पहली 2007 में जो शादी हुआ ना, वो दिका, हम लोग दिका बोलते हैं गुजराती में, दिका 1, दिका 2, दिका 3, दिका 4। तो लास्ट जो नंबर है वो 5543 नंबर की है। तो वो सब बेटियों का नंबर होता है। तो उससे क्या होता है, समझ लो एग्जाम्पल काजल है तो 90 काजल है, तो कौन सी काजल का फोन आया वो पता नहीं, अभी जियो ने फ्री कर दिया तो वो नंबर चेंज कर देगी। तो हम लोग वो बेटी बोलती है कि पापा मैं 3335 नंबर की बेटी बोल रही हूँ। तो मुझे याद आता है कि ये जो चुंदड़ी मैयरनी जो लग्न समारोह था उसमें ये बेटी का शादी हुआ था। हाँ, ग्रेट सर। सर ये तो ही आपके सोशल वर्क की बात। सर आपका बैकग्राउंड जानना चाहिए, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और कैसे आप ओरिजिनली हम लोग सौराष्ट्र भावनगर डिस्ट्रिक्ट पालीताना तालुका है, जहाँ जैनों का मेन तीर्थधाम है, उसके 5 किलोमीटर दूर हमारा गांव है राणपरडा। मेरे फादर वहाँ से निकले, मीन्स काम के लिए, तो वो गुंदा गांव है सालंगपुर के पास में, वो धंधोका तालुका में आता है, भाल बोलते उसको। तो वहाँ गए, वहाँ पढ़ाई किया, फिर 7 तक पढ़ाई किया। फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं थी, तो मेरे फादर यहाँ मजदूरी करने के लिए, हीरा घिसने के लिए सूरत आए थे 1970 में, और मेरा बॉर्न भी 1970 में। अच्छा। हाँ, तो मेरे फादर ने 70 से 85 तक ये सब मजदूरी किया। फिर 85 में अपना फैक्ट्री डाला। अच्छा। 2-3 मशीनें अपना डाला। फिर वहाँ से मेरे फादर का बनाया हुआ ये सिंहासन है, जिसमें हम तैयार सिंहासन पे बैठे हैं। हम ये नहीं बताएंगे कि, हम ये नहीं बोल पाएंगे कि ये हमने खड़ा किया है। हाँ, हमने बड़ा 100% किया है, लेकिन वो सिंहासन दिया है हमारे फादर ने, और जो संस्कार है वो भी हमारे फादर ने दिया है। क्योंकि मेरे फादर के पास में सूरत आने के लिए पैसा नहीं था, तो पैसे की कीमत क्या होती है वो मेरे फादर ने हम लोगों को बचपन से सिखाया है। और मेरे फादर का ये कहना है कि अगर 10 लोगों को कुछ हम देंगे, उसमें 8 की भी दुआ अगर हमें मिल जाए तो वो बहुत बड़ी बात होती है। और जब भी गरीबी होती है तभी जो करोड़ों रुपया नहीं चाहिए, लेकिन तभी उसको एक खाने का भी मिल जाए ना, तो अभी एक बहुत बड़ा एक बोलते हैं ना कि भंडारा करने की ज़रूरत नहीं है। ये किसी को एक आदमी को, वो भूखे को आप रोटी भी खिला दो ना, तो वो बहुत बड़ा भंडारा ही बोलते हैं उसको। तो ये सब मेरे फादर का जो सिखाया हुआ है वो हम लोग कर रहे हैं। और बेटी, मुझे संतान में 2 बेटे हैं, बेटी नहीं है। तो मुझे भी ऐसा था कि मैं बेटियाँ, मुझे मेरे घर में एक बेटी का जन्म हो। आज 45 साल के बाद में मेरे बेटे का वहाँ बेटी हुई है। अच्छा। तो बहुत खुशी का 4 महीने की हो गए अभी। अच्छा। तो वो बहुत इतनी खुशी लगती है कि बेटी, और भगवान कुदरत ने मुझे ये 5500 बेटियाँ दी। बेटी है ना, कभी उसके अंकल को, उसके बड़े पापा को पापा नहीं बोलेगी। और ये 5543 बेटियाँ मुझे पापा करके बुलाती है ना, तो मुझे लगता है कि ये सब मेरी अपनी बेटी है।
और वो बेटियां भी बोलती है कि हम आंख बंद करके अपने पापा को जब भी याद करते हैं ना, तो हमें हमारा रियल पापा नहीं दिखाई देते, आप दिखाई देते हो। क्या बात है। बहुत इंस्पिरेशनल, बहुत इंस्पिरेशनल। वो प्रेम है, वो पैसा नहीं है। आप 10 करोड़ रुपया दे के भी कोई बेटी को बोलेंगे मुझे पापा करके बुलाओ, कोई नहीं तो बोलता। बेटी के मुंह से कभी पापा शब्द नहीं निकलेगा। जो वो ये सब feeling होती है सर। वो फीलिंग होती है। बिल्कुल सही। और मैंने सर जैसे इंट्रोडक्शन में कहा सर कि शायद अगर इन बेटियों के उनके रियल पापा भी होते तो शायद उतना नहीं कर पाते जितना आपने उनके लिए किया है सर। क्योंकि सर आज कोई भी बेटी होती है अपने पापा से यही एक्सपेक्टेशन रखती है जो आप कर रहे हैं कि भाई उनकी शादी हो जाए, उनका ध्यान रखा जाए, उनको कभी तकलीफ हो तो वो अपने पापा को याद कर सके। हाँ और लगभग सर वो सारी चीज़ें आप करते हैं। हाँ, मैं वो दिन में 20-25 बेटियों का अगर फ़ोन नहीं आया तो मेरा मुझे लगता है आज दिन ही नहीं उगला है, क्योंकि 20-25 बेटियों का तो फ़ोन आ ही जाता है। पापा ऐसा हुआ, पापा ऐसा हुआ, पापा वो करना है, पापा फार्म पे जाना है, पापा ये करना है, पापा कुमार ये बोल रहे हैं, मेरे सास ये बोल रही, चालू रहता है। ग्रेट सर, बढ़िया बढ़िया। सर कभी कोई ऐसा इंसिडेंस इस बीच में हुआ जो आपके लिए बहुत मेमोरेबल हो, आपको अभी भी वो चीज़ सबसे ज़्यादा याद आती हो इन पूरे 5,000 बेटियों में? नहीं, बेटियां तो देखो, मुझे मेरे पास जब भी कोई बेटी आती है, ऐसा नहीं कि 5,543 यही बेटियां हैं। हमारे पास में 71 HIV बेटियां हैं। 71 71 HIV। HIV, जिसके मम्मी पापा एक्सपायर्ड हो गए बिकॉज ऑफ HIV। और ये बच्चों को अनाथ आश्रम भी नहीं रखता है, तो ये बच्चे सुसाइड करते थे। तो और ये बच्चे की एक एक स्टोरी कि एक बेटी 3 महीने की दुपट्टे में पालनपुर के रेलवे स्टेशन पर बंधी हुई थी। उसके मम्मी पापा कौन है आज भी पता नहीं है, लेकिन पूरे गुजरात में, महाराष्ट्र में, राजस्थान पे और मध्य प्रदेश में सबको पता है कि हमारा एक जननी धाम है। वो कोई भी ऐसी बेटी है, तो फिर तो हम लोगों ने सोशल मीडिया में भी डिक्लेयर कर दिया है कि कोई भी ऐसी बेटी हो जिसके मम्मी पापा को HIV और ये बेटी को विथ बॉर्न HIV आया है, ये बेटियों का कोई मिस्टेक नहीं है। जी, सही बात। और ये बेटियां जहाँ से हमें मिली है वो एक सभी स्टोरी ऐसी है कि आपको हिल बिला लगेगी, क्योंकि आप बिलीव नहीं कर पाएंगे, ऐसी ऐसी बेटियां ऐसी ऐसी जगहों से मिलती है। अभी कल एक बेटी हमारे पास में आई, मैं कल की बात कर रहा हूँ, कि उसकी मम्मी ने दूसरी शादी कर ली। उसके नए पापा पहले बोल रहे थे कि मैं संभालूंगा, फिर अभी 1-1.5 साल के बाद में वो नहीं संभाल पा रहे। बेटी सुसाइड करने की ट्राई कर रही थी। मम्मी का फ़ोन आया कि मैं क्या करूँ अभी। मैंने बोला बेटी को हमें दे दो, अगर बेटी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है तो बेटी हमें दे दो। फिर कल ही वो जननी धाम में वो बेटी आ गई। कल के दिन में 3 बेटियाँ आई, नई बेटियाँ। तो ये सब बेटियों की जो स्टोरी होती है ना, जो 1-2 बेटियाँ है वो 2 बहन है, उसको मम्मी नहीं है, भाई नहीं है, अंकल नहीं है, दादा नहीं है, वो उसका नाना नानी के साथ में रहते थे, वो भी अभी बहुत ओल्ड हो गए, संभाल नहीं पा रहे। तो उसका फ़ोन आया, मैंने बोला हमारे वहाँ भेज दो, हम उसको यहाँ रहना, खाना, पढ़ना, शादी करवाना, उसकी यही होगी तभी शादी करवाएंगे। और मैयर तो है ही अपना, वो अपना जननी धाम है, वो मैयर है सभी बेटियों का। ग्रेट सर, बढ़िया। मतलब सर मैं ये चीज़ है ना, इसके पीछे का आपका थॉट है, क्योंकि सर आज समझिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं समाज में, देख सब रहे हैं लेकिन कर कोई नहीं रहा। सबको है ना, निकलता नहीं है यहाँ से। हमें भी सब लोग आते हैं, बोलते हैं आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आप इतना सब कुछ करके कहाँ जाओगे। मैंने बोला मुझे कहाँ भी किधर भी जाना नहीं है, ये अंदर की खुशी होती है। कई लोग जो डोनेशन होता है ना वो नाम के लिए देते हैं कि मेरी तख्ती लग जाए, मेरा नाम लग जाए, तो एक ऐसा डोनेशन होता है। कई डोनेशन ऐसा होता है कि एक ब्रांड बनाने के लिए होता है। मेरे बारे में चर्चा। कि मैं रोड पे मेरा नाम लिखा, वो लिखे, सब लोग मुझे वो पढ़े। आज तक का हमारा कोई भी डोनेशन जो बेटियों को हम लोग जो भी करियावर में देते हैं या किसी को भी कुछ भी हेल्प करते हैं, तो उसका हम फोटो नहीं निकालते, क्योंकि अगर मैं किसी को 50,000 रुपया मेडिकल के लिए दूँ और उसका फ़ोटो निकाल के मैं पेपर में लिखूँ या तो मैं ग्रुप में डालूँ, तो उससे तो बेटर है कि नहीं देना अच्छा है। सही बात। उससे तो बेइज्जती करनी। हाँ, उसकी बेइज्जती कर रहे हैं या उसकी हेल्प कर रहे हो। एक बनाना का एक आप एप्पल दे के 20 फोटो खिंचवाओगे, तो उससे बेटर है कि आप दो ही मत। एक्चुअल में आज यही चीज़ हो रही है सर। हाँ, आज ये दिखावा ज़्यादा है।
मैंने दिया, मैंने किया, और वो पूरे समाज को दिखाता है। हम हमारा कोई भी डोनेशन है मीन्स बेटियों के लिए जिसको हम देते हैं, मेडिकल के लिए देते हैं, ये HIV बेटियों का, 3 बेटी का लाए तो मैं उसका फोटो नहीं डालूंगा कि मेरे पास 3 बेटी आ गई, सही बात। लेकिन मन की खुशी है। आप यहाँ से रोड पे से जा रहे हो, कोई एक्सीडेंट हो गया, आप आपका सभी काम छोड़ के वो आदमी को, वो बंदे को आप उठा के हॉस्पिटल ले गए, उसको ब्लड की ज़रूरत थी, आपने अपना ब्लड दे दिया, उसको डिपॉजिट करना था 50,000 रुपया, आपने अपना 50,000 रुपया डिपॉजिट कर दिया, फिर उसके परिवार वाले आए और आपको थैंक यू बोला कि आपने मेरे पति की ज़िंदगी बचाई, आपने मेरे पापा की ज़िंदगी बचाई। वो जो तसल्ली आपको दिल को मिलती है ना, वो तसल्ली सबसे बड़ी होती है। सही बात। और ज़िंदगी में हम ये मानते हैं कि हमने बिजनेस बहुत किया, डायमंड के बिजनेस में हम लोग इंडिया के टॉप 10 में रह चुके हैं, एक्सपोर्ट में इंडिया के टॉप 10 में, गुजरात में तो थे ही टॉप 10 में, इंडिया के भी टॉप 10 में हम लोग रह चुके हैं। हम पैसे के पीछे पहले बहुत भागते थे, लेकिन मुझे फिर बाद में पता चला, मुझे कोई बाबा ने नहीं बताया है, लेकिन हमें पता चलता है कि यहाँ से जो जाता है ना वो कुछ लेके नहीं जाता है, हम तो सिर्फ एक कैशियर है, कैशियर है। कितना लंबा हम लोग जिंदगी जीते वो मतलब का नहीं है, लेकिन कैसी जिंदगी जीते हैं वो मतलब का है। हाँ, तो ये मन की जो खुशी है ना वो इससे मिलती है कि मैंने आज 2 बेटी का काम किया, 10 बेटी का काम किया, बेटी को सिर्फ अच्छा आंसर भी दिया ना, वो भी एक काम किया बराबर है। सही बात। आज किसी को कोई सुनने वाला नहीं है, उसकी आप बात भी सुन लो ना तो अभी बहुत बड़ा पुण्य का काम है। सही बात। बिल्कुल सही। सर एक चीज़ और जाननी थी कि इतने बड़े प्रोसेस में कभी किसी ने आपका फायदा उठाने की कोशिश? उठाया होगा, 5% लोगों ने उठाया होगा, लेकिन 95 को तो बेनिफिट मिला होगा। वो हमारे लिए मैटर, वो हमारे लिए मैटर करते हैं। और वो खुशी होती है। वो 5% वाले को पछतावा हो रहा है कि हम लोगों ने क्यों फायदा उठाया। रियलाइजेशन तो कहीं ना कहीं होता होगा कि हमने गलती की, उसको होता होगा। बिल्कुल सही बात है सर। ग्रेट सर, बढ़िया बढ़िया। सो सर एक चीज़ और भी आपसे जाननी थी कि ये बेटियां जब आपके वहाँ से जाती हैं और पूरा इनका खर्चा वगैरह आप देखते हैं सर, तो इनके जो दामाद होते हैं उनके लिए भी कुछ उनके करियर को बनाने में या उनको गाइड करने में कभी हमारे जितने भी दामाद है ना उसका एक ग्रुप होता है कि हम लोग क्या करते हैं, मैरिज के बाद में सबको कुल्लू मनाली का 12 दिन का टूर भेजते हैं। अच्छा। हाँ, कपल्स टूर होती है, तो सब लोग न्यूज़ मीडिया वाले हनीमून टूर बोलते हैं, लेकिन हमारा इंटेंशन ये है कि सभी अलग अलग धर्म की, अलग अलग कास्ट की बेटियाँ हैं, पटेल है, ब्राह्मण है, कोली है, दरबार है, वाल्मीकि समाज की है, मुस्लिम बेटियाँ है, क्रिश्चियन बेटियाँ हैं, तो वो 10 दिन साथ में रहेंगे ना तो एक परिवार बन जाएगा। और ये बेटियों को परिवार नहीं था, उसके सगे अंकल, सगे बड़े पापा भी उसके उन लोगों के साथ में बोलते नहीं थे जब भी उसके पापा एक्सपर्ट होने के बाद में, तो इसको एक बहुत बड़ा परिवार मिल जाता है। 100 बेटियां एक साथ में कुल्लू मनाली जाती है, एक साथ में 10 दिन घूमते हैं, एंजॉय करते हैं। और ये बेटियां कभी ट्रेन में नहीं बैठी है, वो स्नोफॉल देखती है, तो एक उसको एक नई जिंदगी मिल जाती है और दामाद का भी एक बड़ा परिवार बन जाता है। फिर वो हर दामाद, हमारा सभी सेल है कि हमारे 5,543 जो दामाद है, बेटियां है, उसमें से 30 डॉक्टर है तो डॉक्टर सेल है, 81 लॉयर है तो वो लॉयर का सेल है। डायमंड में कितने हैं, टेक्सटाइल में कितने हैं, प्लम्बर कितने हैं, रोड साफ करने वाले कितने हैं, पुलिस में कितने हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर कितने हैं, मिस्त्री कितने हैं, वेल्डिंग करने वाले कितने हैं, सभी प्रकार का हमारा एक सेल है। फिर वो ग्रुप में कोई भी काम होता है ना तो वो ग्रुप में डालता है। जैसे कि अभी डायमंड का मार्केट है, किसी का ऑफिस बंद हो गया और उसको जॉब की जरूरत है, वो डालेगा अंदर। अच्छा। कि किसी के ऑफिस में 4P के कारीगर की रिक्वायरमेंट है तो बताओ, तो उसके जो साधु भाई है सब एक दूसरे को साधु भाई बोलते हैं। अच्छा। तो साधु भाई उसको ढूंढते कि मेरी ऑफिस में जगह है तो यहाँ आ जा। और बेटियां उसमें डालती है, कोई अपने घर से काम करती है, कोई खाखरा बनाती है, कोई पापड़ बनाती है या कुछ ना कुछ काम करती है, तो वो डालेगी ग्रुप में कि ये मैं कर रही हूँ। मतलब एक इकोसिस्टम बन गया पूरा। हाँ, तो ये बिजनेस में जैसे ये सब बिजनेस ग्रुप होता है ना, ऐसे हमारा सेवा संगठन का भी एक बिजनेस ग्रुप है। तो ये सब लोग इसमें से बिजनेस सबको मिलता है। ग्रेट सर, बहुत इंस्पिरेशनल। मतलब सर कहीं ना कहीं एक बेटी, वो उसको एक फादर मिल गया, एक पिता मिल गया,
और जो उनके हस्बैंड थे, जो आपके दामाद थे, उनको भी एक ऐसा इकोसिस्टम मिल गया कि कभी भी उनको किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट हो, तो ये तो सब फैमिली मेंबर ही हुए, हाँ, अब रिश्तेदार ही बन गए, सब साधु भाई। सब साड़ू भाई बन गए एक हाँ। दूसरे के। तो कभी भी किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट पड़े तो इजीली एक्सेस। किसी को घर भी रेंट का घर में रहती है बेटियां दामाद, छोटे लोग होते हैं तो उसको 12 महीने में घर चेंज करना पड़ता है। तो कोई ब्रोकर को बोलेंगे तो 2 महीने का किराया दलाली में चला जाता है। हाँ। ये ग्रुप में डालते हैं कि ये एरिया में कोई 1 बेडरूम 1 किचन का कोई फ्लैट है, तो आजू बाजू में ही सब लोग ढूंढ लेते हैं। बढ़िया, मतलब अंदर ही अंदर सारी अंदर ही चीज़ें- अंदर, हाँ मेरे ऊपर एक घर खाली है, मेरे नीचे घर खाली है, मेरे बाजू में है, तो मिल जाता है। सुबह में डाला शाम को मिल जाता है। बढ़िया, ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया सर। सर आपके थोड़े बिजनेस के बारे में बात करते हैं। पीपी सवानी एक बहुत बड़ा ग्रुप है सर, थोड़ा मुझे इसके बारे में बताएं। पीपी सवानी ग्रुप में कौन कौन से बिजनेस हम ऑपरेट कर रहे हैं? पीपी सवानी ग्रुप मेरे फादर का बनाया हुआ ग्रुप है। मेरे फादर के एक बड़े भाई थे, पोपट भाई ब्रह्मजी भाई, जी वो एक्सपायर्ड हो गए है जब भी मेरे फादर 14 ईयर्स के थे। तब से उसके फ्यूनरल में जो कपड़े पहने हैं वो कपड़े मेरे फादर ने आज तक पहने हैं। मेरे फादर की 14 ईयर्स की एज में उसने वाइट कपड़े पहने, वाइट टोपी जो हम लोग फ्यूनरल में पहनते हैं, जी। वो कपड़े आज वो 78 ईयर्स के हुए, आज भी वही कपड़े में है। उसके नाम से पीपी सवानी ग्रुप चालू किया 2007 से। पीपी सवानी स्कूल थी, जी फिर हमारी जितनी भी 14 स्कूल है, यूनिवर्सिटी है, सबका नाम पीपी सवानी है। जी। मेरे फादर ने 2 पार्ट किए 100 रुपये का, 51 रुपीज़ हम 3 भाई को दिए। अच्छा। हाँ, हम 3 भाई हैं, मैं सबसे बड़ा हूँ। मेरा नाम महेश भाई, मेरे छोटे भाई का नाम रमेश, और उससे छोटा है वो राजेश। और हमारे 3 भाई के 6 बच्चे हैं, अच्छा वो मेरे फादर के साथ में है। अच्छा। उसने 49 रुपीज़ वो बच्चों के लिए रखा और 51 रुपीज़ हम लोगों को, 3 भाई को दिया। 17। अच्छा। और मेरे फादर के साथ में उसका जो ब्याज बोलते हैं ना, हमारे बच्चे वो मेरे फादर के साथ में है। वो सब पीपी सवानी स्कूल, हीराबाग स्कूल, धरती नगर स्कूल, खोड़िया नगर स्कूल, अब्रामा स्कूल, रेडियंट इंग्लिश एकेडमी, उमरा, पीपलोद, कतारगाम, फिर पीपी सवानी यूनिवर्सिटी, पीपी सवानी हॉस्पिटल, वो सब मैनेज करते हैं। हमारे बच्चे भी अभी मेरे फादर के साथ में वो सब मैनेज करते हैं जी। और मेरा छोटा भाई अंकलेश्वर में गार्डन सिटी प्रोजेक्ट है, वहाँ बैठता है। मेरा उससे छोटा भाई राजेश, वो इजराइल में था, लेकिन ये वॉर ये सब होने के बाद में, डायमंड का मार्केट डाउन होने के बाद में वो अभी इंडिया शिफ्ट हो गया है। वो हमारे साथ में प्रॉपर्टी में है। तो हमारा काम पहले डायमंड का था 2007 तक। 2003 से हम लोगों ने वाइंड अप करना चालू किया। 2007 तक में हमने डायमंड का पूरा वाइंड अप किया और हम प्रॉपर्टी में आ गए। तो प्रॉपर्टी है वो हमारा बिजनेस है, कंस्ट्रक्शन वो हमारा बिजनेस है, स्कूल हॉस्पिटल वो सब सोशल है। राइट, बढ़िया, बहुत। तो सर हमारे जैसे ऑडियंस है सर, वो बहुत सारे लोग हैं जो बिजनेस करते हैं। तो सर आज के टाइम पर जैसे आप भी कंस्ट्रक्शन में हैं, आप भी स्कूल वगैरह चलाते हैं, तो एक तरह का बिजनेस ही हुआ। तो सर आज के जो बिजनेसमैन हैं वो कौन सी ऐसी गलती करते हैं जिससे उनको बड़ा भुगतान होता है? गलती तो किसी को नहीं करनी होती है अगर उसको पता होता है कि ये गलती है जी। लेकिन समय सबको गलती करवाता है। अभी के जो बिजनेसमैन है, जैसे कि ये नोटबंदी के बाद में, कोविड के बाद में, जी अच्छे बिजनेसमैन माइनस में चले गए। जी। लेकिन मेरे फादर का ये कहना है कि हम लोग भी बहुत कितनी बार डाउन चले गए, अप आए, डाउन गए, लेकिन हमारी जो नीति है कि हमको किसी को देना है तो देना ही है, उसका फ़ोन नहीं उठाना, उसके साथ में बात नहीं करना, वो आदमी कभी ऊपर नहीं जाएगा। आप अगर आपका पेमेंट आप नहीं कर पा रहे हो तो आप पोजीशन सामने वाले को दिखाओ, सामने वाला आपको हेल्पफुल रहेगा। लेकिन फ़ोन नहीं उठाना, बात नहीं करना, उसके सामने नहीं आना, मीन्स वो उसके अंदर की नीति है ना, वो गलत हो गई है। और आज का जो समय है उसमें तो उघराणी करना, अपने को किसी के पास में पैसा लेना है, उघराणी भी करते ना तो अभी केस बन जाता है, खंडनी का केस लग जाता है, तो आदमी बिजनेस कैसे करेगा? ये आज बिजनेस करना बहुत डिफिकल्ट हो गया है। क्योंकि लोग पहले नीतिवान थे सर, आज हाँ, हमारे यहाँ डायमंड के बिजनेस में 2005 तक की मैं बात करता हूँ कि इतनी चिट्ठी में तो बिजनेस होता था करोड़ों रुपए का। जी जी।
आज आप पेपर भर भर के आप लिखान कर दो, फिर भी करने वाले कर ही देते। करने वाले करते ही है। जितना समय डेवलप हुआ है, जैसे आज मोबाइल आ गया, ये बैंकिंग सिस्टम आ गए, तो आज भी हम लोग देखो ये साइबर फ्रॉड में कितने रुपया चला जाता है। जी जी जी। जितना फैसिलिटी अच्छा है इतना बुरा भी है। आज मोबाइल से पहले हम कनेक्ट करते थे, टपाल लिखते थे, हाँ, हाँ। 10 दिन के बाद में वो जवाब लिखते थे, वो वापस 10 दिन में मिलता था, 20 दिन लग जाता था। आप इंस्टेंट आप फेस टू फेस बात कर सकते हो, लेकिन हाँ, वीडियो कॉल के थ्रू। लेकिन आज इसका जितना फायदा पॉजिटिव है उतना नेगेटिव भी है। सही बात है। अब उसका इस्तेमाल आप कैसे करते हो, हाँ, वो मैटर करता है। ग्रेट सर, बढ़िया। लेकिन मैं टाइम मैनेज करता हूँ। मंडे टू फ्राइडे अगर इमरजेंसी होती है तो ही मुझे बेटी और दामाद फ़ोन करते हैं। जी या तो पहले हमारी 3 बेटियां हैं जो ऑफिस मैनेजमेंट में है, उन लोगों को फ़ोन करते हैं। जी। फिर संडे के दिन सब बेटियों का दिन रहता है, अच्छा। तो उसमें जो भी बेटियों को प्रॉब्लम है, किसी को मिलना है, वो संडे के दिन में रहता है। और दोपहर के बाद में मैं जननी धाम जाता हूँ, वो सब 71 बेटियों को मिलता हूँ। मीन्स वो पूरा दिन मेरी बेटियों का दिन रहता है संडे, और सोशल का रहता है। मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि ये काम करने से ये काम पीछे हो गया और ये काम करने से ये काम मेरा अटक गया, ऐसा तो मुझे कभी लगा नहीं। और मैं फैमिली को भी मैनेज कर सकता हूँ, मैं बिजनेस को भी मैनेज करता हूँ, मैं सोशल मेरी बेटियों को भी मैनेज करता हूँ। आज मेरी 5543 बेटियों में से एक भी बेटी ऐसा ना बोल सके कि पापा मेरे घर पे नहीं आए। अच्छा। मैं इंडिविजुअल सबके घर में बैठ के आया हूँ, बैठता हूँ, जाता हूँ। इतना टाइम से निकल हाँ, निकल जाता है। कभी मैं किधर गया और बाजू में कोई बेटी है, तो हमने एक वो बनाया है कि मेरे नज़दीक में कौन सी बेटी का घर है। अच्छा। तो गूगल मुझे बता देता है कि ये बेटी नज़दीक में है, वो नंबर दिखा देते कि ये 1155 नंबर की बेटी या बाजू में है। तो मैं उसको फ़ोन करके बोले पापा बेटा मैं तेरे बाजू में हूँ, मैं आ रहा हूँ, आधा घंटा है मेरे पास में। तो चला जाता हूँ। मतलब सर, अगर इंसान को करने की कहते हैं ना नीति हो या नियत हो तो हर चीज़ मुमकिन है। हाँ, कहीं ना कहीं हमारे इंटेंशन में अभी वो चीज़- अदानी और अंबानी को भगवान ने कोई 60 के लोग 100 घंटा तो दिया नहीं है, वो भी 24 आवर्स में काम करते हैं, राइट और फिर भी इतने बड़े हो गए हैं, राइट, और सब मैनेज भी और सब मैनेज भी करते हैं। कर और यहाँ पर एक इंसान अपनी छोटी सी दुकान में उलझा हुआ है, मैं बहुत काम में हूँ। बस काम में ना परिवार के लिए समय है, ना अपने लिए समय है, ना बिजनेस भी बहुत बड़ा है। मैं सबको ये समझाता हूँ कि अगर आपको किधर घूमने के लिए जाना है ना, तो आपको अलार्म रखने की ज़रूरत नहीं है, आप पहले उठ जाएंगे। अगर आपको करना है तो वो जगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन काम करने के लिए हाँ, लेकिन आपके मन में होना चाहिए करना है। सही बात है सर। हाँ, बढ़िया सर। आज माने कोई इंसान अगर सोशल वर्क करना चाहता है, ठीक है, जैसे आप कर रहे हैं सर, तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ से कहीं ना कहीं बहुत इंस्पिरेशन लिया होगा। तो सर अगर किसी को सोशल काम करना है तो कहाँ से शुरू? बस जो सबसे पहले तो जो सोशल काम करता है ना, उसमें रुकावट न बने, तो वो पहला काम है कि सोशल चालू किया। दूसरी बात, अगर वो अच्छा करता है तो उसको मोटिवेशन करो। आप उसको अच्छा ना बोल सके तो अच्छा ना बोल सको तो कोई बात नहीं, लेकिन बुरा मत बोलो। तीसरी बात है, सिर्फ सुनो, करो मत, तो भी वो सोशल हुआ। राइट। सिर्फ सुनो तो भी वो सोशल हुआ। और सोशल काम करना चालू करना है तो पहले परिवार से करो। अच्छा। हम लोग बहुत बताते हैं, मैं बेल्जियम में रहता था 5 साल जी। तो हम लोग एयरपोर्ट में कोई इंडियन को देखते थे, गुजराती को देखते थे, तो हम पूछते थे कहाँ से, वो बोले अहमदाबाद से। तो ऐसा लगता था हमारा भाई है। राइट। फिर उसमें भी उसको पूछ लिया कि कहाँ से, गुजरात में कहाँ से हो, बोले सूरत से। तो बोले मैं भी सूरत का हूँ, तो और भाई लगता है। फिर बोले मैं वेसू में रहता हूँ, तो और भाई लगता है। राइट। फिर बोलते मैं ये आशीर्वाद पैलेस में ही रहता हूँ, तो मैं भी आशीर्वाद पैलेस में रहता हूँ, और भाई लगता है। लेकिन सगा भाई वो भाई नहीं लगता है। सही बात। हाँ, तो ऐसा क्यों है सर कि आज घर का भाई भाई नहीं लगता है और बाहर का भाई बहुत करीब हो जाता सबसे बड़ी कंपटीशन है ना भाई से शुरू होती है। है? एक पापा के 2 लड़के हैं, दोनों को अलग किया, तो पहले तो वो दोनों में कंपटीशन लगता है कि ये मेरे से बड़ा ना हो जाए, मैं उससे छोटा ना रह जाऊँ। अच्छा। फिर वो कंपटीशन खत्म हो गई, एक भाई बड़ा हो गया, फिर वो कंपटीशन सोसाइटी में आएगी कि मैं सोसाइटी में सबसे आगे रहूँ।
फिर सोसाइटी में से वो रोड पे आएगा कि मैं वराछा रोड में सबसे आगे रहूँ। फिर रोड से वो सिटी में आएगा कि मैं सिटी में सबसे टॉप 10 में रहूँ। और मैं ये समझता हूँ कि 1000 करोड़ का आदमी हो या 1 करोड़ का आदमी हो, सबको 4 रोटी चाहिए, 6 बाय 6 का बेड चाहिए। राइट। और क्या चाहिए? हाँ, सही बात है सर। Basic आप need तो ये है। मन से अमीर रहो, आप वैसी ही जिंदगी जी सकते हो जो 1000 करोड़ का आदमी जी सकता है। खाता तो वो भी रोटी। हाँ, उसको भी कुदरत ने 2 पाँव ही दिया है, 2 हाथ ही दिया है, उसको भी खून निकलता है, हमें भी निकलता है। मीन्स ये एक दूसरे का जो दिखावा है ना, वो पूरे देश को खा जाएगा। यानी सिर्फ मैं सूरत की बात नहीं करता हूँ, पूरे देश को खा जाएगा। राइट। पीआई को लगता है, पीएसआई को लगता है मैं पीआई कब बनूं, कॉर्पोरेटर को लगता है मैं एमएलए कब बनूं। सबको ऊपर 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 जाना है। जाना अच्छी बात है, लेकिन किसी को गिरा के नहीं जाना चाहिए। सही बात। आपकी नीयत सही हो, आप ग्रो हाँ, करो। सही। अगर आपके नसीब में सेवा करने का लिखा है तो ऑटोमेटिकली सामने आपके आएगा, तभी मौका ले लो। हाँ। और सर लगभग मैं देखने जाऊँ तो रोज सबको मौका तो मिलता ही है, लेकिन हाँ। आप इग्नोर करके चले जाते नहीं, मौका मिलता है, लेकिन अगर कोई देखने वाला नहीं होता है तो वो लेता नहीं है, क्योंकि वो ये समझता है कि मैं किसी की सेवा करूं, मुझे 100 लोग देखे। लेकिन अगर देखने वाला नहीं है तो वो नहीं करेगा। हैं। राइट। आपके फोटो लेने वाला, वीडियो लेने वाला कोई होना चाहिए तो वो करेगा। इसीलिए सर आज मंदिर से लेके जितनी भी जगह आप जाइए तो वहां पर क्या होता है, ट्रस्टी होते हैं, तो बना होता है इसके ट्रस्टी कौन है, इन्होंने हाँ। इतना दान दिया, इतना दान दिया, इतना दान दिया, और लोग एक्चुअल में उसी के लिए वो लिखवाते, दान देते हैं। हाँ। उनका कोई ऐसी नीयत नहीं है कि मैं चलो इसके अंदर कुछ अच्छा करते हैं। हाँ। सर आपकी लाइफ में भी ऐसे कुछ लोग होंगे जो रोड़ा बने होंगे, जब आप ये करते हैं तो कुछ नहीं, मैं तो है ना, देखो मैं पहले मेरी लाइफ में है ना, मेरा नाम अच्छे लोगों में नहीं था। अच्छा। हाँ, जब भी मैं डायमंड के बिजनेस में था तभी अच्छे लोगों में मेरा नाम नहीं था, और मैं अच्छा था भी नहीं, वो भी मैं आपको बता दूं। लेकिन मैंने पूरी ज़िंदगी देखी है, जो भी माहौल होता है, जो भी एंजॉय होता है, वो सब मैंने किया हुआ है। फिर उसके बाद में एक आदमी को ऐसा लगता है कि ये सब हम गलत कर रहे हैं। हम एंजॉय के लिए कोई भी फ्रेंड बना देते हैं, लेकिन वो फ्रेंड नहीं होता है। सही बात। वो आपके पीछे क्या क्या कर रहा है वो आपको जैसे जैसे समय निकलता है ना, आपको पता चलता है। आदमी को सिखाने की जरूरत नहीं है, वो समय उसको सिखाता है। और हम सीखते सीखते यहाँ आ गए। अभी हमें लगता है कि ये बेटियों को खुशी देने में ही अच्छा मजा आता है, मन को अच्छी शांति मिलती है, तो वो हम करते हैं। सर कभी और कर्म है ना, वो आपको किधर न किधर से बेनिफिट दे ही देती है। अगर आपकी नीति अच्छी है, आपकी नीयत अच्छी है, तो आपको फायदा ही होगा। बिल्कुल सही। हाँ। कर्म का सिद्धांत। हाँ। राइट। सर कभी किसी ऐसे समय में आप आए, या ऐसा समय आया कि आपने किसी के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश की हो और सामने वाले ने उस चीज़ को गलत तरीके से प्रेजेंट किया हो कि नहीं ये तो इन्होंने अपने फायदे के लिए किया? अभी भी करते हैं। अच्छा। हाँ, अभी भी कई सारे ऐसे फ्रेंड है वो करते हैं, तो मैं करने देता हूँ। तो उसमें मैं बड़ा होता हूँ, वो बड़ा नहीं होता है। और ये सर इसके पीछे का माइंडसेट क्या होता है, क्यों वो करते हैं ऐसा? आपने उसको निगलेक्ट किया। मतलब आप किसी को निगलेक्ट करते हो तो वो आपका बुरा ही बोलेगा। फिर जो तीसरे व्यक्ति को, तीसरे पर्सन को बोला है, उसको पता है कि ये दोनों में बिगड़ चुका है, इसलिए वो उसका पहले अच्छा बोलता था, अभी नेगेटिव बोलता है। मतलब लोग चाहते हैं सर कि आप मेरी मदद करो, दूसरों की नहीं। नहीं, ऐसा तो नहीं होता है कि मेरी मदद करो दूसरों की नहीं, लेकिन वो दूसरों की मदद आप करते हो वो देख नहीं सकता है, उसको तकलीफ होती है। एक सेंटेंस है कि दुख क्या है। दुख की व्याख्या अगर दिया जाए कि मैं दुखी हूँ, तो दुख क्या है? आपका सुख वो मेरा दुख है, भाई का सुख वो मेरा दुख है, सोसाइटी में सब सुखी है वो मेरा दुख है, सोसाइटी में ये नया गाड़ी लाया वो मेरा दुख है। मेरे पास है ही 4 व्हील, लेकिन वो नई गाड़ी ली है, उसने मर्सिडीज लिया, BMW लिया, वो मेरा दुख है। मतलब दूसरों का सुख है ना, वो अपना दुख है। वो किसी ने कहावत कही ना सर, हम अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरों के सुख से दुखी। हाँ, तो दुख की व्याख्या ये है। कि
एक जलन की भावना हो जाती हाँ, और ये हमारे देश में ही है, है। अच्छा क्योंकि दिखावे में पूरा देश है। सर, ये ये यूरोप में, अमेरिका में नहीं है, सब अपने अपनी जिंदगी जीता है। एक बिलियनर है, जी। उसका बेटा टैक्सी ड्राइवर है और वो मजे से टैक्सी चलाता है, और उसके पापा बिलियनर है। बोले वो उसके पापा बोल रहे मेरे बेटे को मेरा धंधा पसंद नहीं है। ताकि इंडिया में ऐसा हो तो सुसाइड कर ले। नहीं, पब्लिक उसको सुसाइड करवा देगी, उसके बाप को भी करवा देगी, बेटे को भी करवा देगी, वो दोनों को प्रॉब्लम नहीं है। सर बीच में अपने घर में ध्यान नहीं रखती है इंडिया की पब्लिक, आजू बाजू के घर के ज्यादा ध्यान रखती है ये पब्लिक। राइट, बीच में सर एक इंसिडेंस वायरल हुआ, वो शायद आपको आइडिया हो। बराक ओबामा की लड़की पिज्जा हट में काम कर रही थी, हाँ। पिज्जा की शॉप में काम कर रही थी, तो लोगों ने सब मतलब बड़ा इंस्पायर किया, बहुत लोगों ने बोला वाह वो हमारे देश में नहीं किया, वो हमारे देश में नहीं, हमारे देश में नहीं करेगा। हमारे देश हमारी मेंटालिटी अलग है। हमारी मेंटालिटी चमत्कार में मानती है, मेहनत में नहीं मानती है कि भगवान आएगा मुझे दे देगा, मैं इतना घंटा बजाऊंगा, मैं इतनी उसकी आरती करूंगा, मैं इतने चल के जाऊंगा, सोते सोते जाऊंगा, चमत्कार आ जाएगा। हम चमत्कार की दुनिया में जी रहे हैं कि कोई चमत्कार हो जाए। इसीलिए हमारे यहाँ साइंटिस्ट कम और बाबा ज्यादा है। सही बात है। और ओशो रजनीश ने बोला था कि आपके वहाँ हमारे यहाँ जितना भी दुख बढ़ेगा उतना बाबा बढ़ेगा। पर एक्चुअल में सर है, हाँ, है सर। हाँ। आज हमारे घर में मैं अभी कनाडा गया था, जी, अमेरिका गया था, अलास्का, तो मैंने वहाँ पर्वतों की हारमलाई देखी, इतनी ग्रीनरी, इतना ये सब नज़ारा देखा। मैंने बोला अगर ये इंडिया में होता, हर टेकरी के ऊपर एक बाबा का मंदिर होता। मंदिर होता और चढ़ावा चढ़ता सर। रियली सर, क्योंकि ये सर ये एक्चुअल में हम सर गलत दिशा में जा रहे हैं, लेकिन बोल नहीं सकते। आप बोलो, आप धर्म के सामने बोलोगे तो अभी पब्लिक और पॉलिटिक्स दोनों को पसंद नहीं है। आप रियल बोल ही नहीं सकते हो। सेव एक्चुअल ज्ञान किसी को चाहिए ही नहीं। नहीं, मैं बोल रहा हूँ ना, चमत्कार की दुनिया में है। और सर कहीं ना कहीं इसी कारण से उनकी पर्सनल लाइफ भी डिस्टर्ब है। देखो, मेहनत के बिना कुछ मिलता नहीं है, काम तो करना पड़ता है। सिर्फ हम चमत्कार के आशा में हाथ दिखाने से कुछ नहीं होता है कि मेरा ज्योतिष से हाथ दिख ले, मेरी ये लंबी है, ये छोटी है, उसे कुछ नहीं होने वाला है। आज ज्योतिषी अपने यहाँ सभी टीवी में ऐड आती है, वो ज्योतिषी की। राइट, बिल्कुल सही बात। देखो तो उसके पास में कितना पैसा होगा। आज इंडस्ट्रीज के पास में कम पैसा है। ये जो साधु संत की जो भंडार है उसमें उसके पास में ज़्यादा है। अभी रिसेंटली मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, एक पोस्ट आई, उसमें हमारे जो इंडिया के बाबा है, टॉप 10 लिस्ट के बाबा बने, उनकी संपत्ति सर, एक पर्सन, मैं नाम नहीं लूंगा, एक पर्सन की 10,000 करोड़ की संपत्ति उस बाबा की, जो दुनिया को ये सिखा रहा है कि सब मोह माया। और वो 10,000 नहीं, वो बोलते हैं ये वो बोलते हैं कि पैसा मोह माया है। और वो है वो ओडी मर्सिडीज ओडी में घूम रहे हैं, उसको एसी रूम चाहिए, उसको सब वीआईपी फैसिलिटी चाहिए। तो ये है अपने देश में और हम दे रहे हैं, और उसमें वो बाबा का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाबा का कोई गुनाह नहीं है, वो पब्लिक का गुनाह है कि हम मानते हैं। हाँ, नहीं, हम लॉजिक में मानते ही नहीं है, चमत्कार में मानते हैं। मैं अभी ये बोलूँ कि मेरा बेटा यहाँ से डाइव लगा के एयरपोर्ट पे चला गया, तो आप मुझे पागल मानोगे कि नहीं मानोगे? लेकिन वो बाबा बोलेगा कि हनुमान जी डाइव मार के श्रीलंका चला गया, तो आप मान लोगे? सही बात, तो आप मान लेते। लॉजिक ये यहाँ आप लॉजिक लगाओगे, वहाँ आप चमत्कार लगाओगे। तबकि कॉमन सेंस हमें थोड़ा यूज करना चाहिए। हाँ, कि ऐसा होता है या नहीं होता है। सही बात। सर आपकी लाइफ का अगर माने 20 साल या 30 साल पीछे आपको जाने का मौका मिले, तो आप क्या बदलना चाहेंगे सर क्या जिंदगी में, या कोई ऐसा डिसीजन जो आपको फिर से उसको लेना हो? नहीं, डिसीजन तो देखो, पूरी लाइफ है ना, वो दो चीज़ों के ऊपर है, यस और नो। आप कभी यस बोल देते हो, कोई काम है, कोई बिजनेस है, और आपने हाँ बोल दिया तो आपको बेनिफिट हो गया होता। अगर आपने वो अपॉर्चुनिटी आपको मिली थी और आपने ना बोल दिया,
फिर आप 10 साल के बाद में बोलोगे मैंने उस टाइम हाँ बोल दिया होता तो अच्छा रहता था। वो तो समय ही सिखाता है। कि आज आप जो बोल रहे हो वो तो सही। आज आपको जो बोलना है, यस बोलना है और नो बोलना है, वो आपको सेम टाइम पे ऑन दैट टाइम आपको बोलना होगा कि मुझे हाँ बोलना है या ना बोलना है। लेकिन उसका रियलाइजेशन 10 साल के बाद। अभी मैंने शादी 35 साल पहले कर ली, मैंने बोला मैंने ना बोल दिया होता तो, या तो मैंने हाँ बोल दिया होता तो उसका कोई वो नहीं होता है। राइट 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 राइट, बढ़िया, ग्रेट। सर आप इतना सोशल वर्क में इन्वॉल्व रहते हैं सर, आप मैंने सुना है लगभग 100 से ज़्यादा मास वेडिंग आपने करवाई है, ऐसे बहुत सारे इवेंट्स वगैरह जो आप करवाते हैं। नहीं, वो 250 300 ऐसे ही होती है, 100 क्या 151 के ऊपर ही होती है हर साल। राइट। तो सर ये सारे सोशल वर्क आप जितने करते हैं ये सारे, इससे आप अपने बच्चे को क्या सिखा रहे हैं? बच्चे ऑटोमेटिक देख के सीखता है। जैसे कि मेरे 2 बेटे हैं, दोनों बेटे की शादी हो गई, दोनों बेटे के घर में एक एक बेटा है। मेरे बड़े बेटे को एक बेटा और एक बेटी है। 7-8 साल पहले उसका शादी हुआ। मेरे फादर ने उसको पूछा कि शादी में क्या क्या करना है। बच्चों को और एक शौक होता है ना कि बारात लेके मैं निकलूँ, राइट, ये पार्टी संगीत संध्या करूँ, ये करूँ वो करूँ। तो मेरे फादर ने मेरे बेटे को पूछा कि गुजराती में बोलते हैं कि वावू छे के वापरવું છે। बोलना है या यूज करना है? हाँ, वो मेरे फादर ने गुजराती में उसको पूछा, बोले उसमें क्या फ़र्क होता है? बोले पापा, उसमें मेरी शादी समूह शादी में हुआ था जी 35 साल पहले, जब ये समूह शादी का शुरुआत हो रहा था। मेरे फादर ने मेरा शादी करवाया कि बट छोटे लोग भी उसमें ज्वाइंट हुए, पता है। तो तब से ये समूह शादी का स्टार्टअप हुआ था। तो मेरे बेटे को ये बोला कि तुझे ये करना है या वापरना है। वापरना है तो 2 दिन में पूरा हो जाएगा, और अगर तेरे को बोना है तो वो जिंदगी भर याद रहेगा। तो मेरे आपने भी समूह शादी की? हाँ, तो और पैसा का बिगाड़ नहीं किया था, अच्छे कामों में किया था। तो मेरे बेटे ने आंसर दिया था मैं ये सब दीदियों के साथ में ही शादी करूँगा। और मेरे बेटे की शादी भी, ये मेरे सब जो मैं बेटियों की शादी करवाता हूँ ना, वही ग्राउंड पे उसी के साथ में एक नया फंक्शन ऐड करके नहीं। मैं शादी करने के बाद में संगीत संध्या रख सकता था, रिसेप्शन रख सकता था, कुछ नहीं किया। बोले जो दीदियों के लिए वही मेरे लिए रहेगा। तो मेरे दोनों बेटे का शादी मैंने ये समूह शादी में किया। मेरे छोटे भाई का बेटा है, उसका एक बेटे का शादी हुआ, उसका भी समूह शादी में हुआ। उससे छोटा राजेश है, उसके बेटा स्नेह है, उसका शादी भी ये सब बेटियों के साथ में हुआ। तो हमारा 4 जो बच्चे का शादी हुआ, 2 का अभी बाकी है, लेकिन सबका ये बेटियों के साथ में समूह शादी में किया। और एक भी नया एडिंग फंक्शन नहीं। तो ये बच्चे देखते हैं, आप जो करते हो ना, आपका बेटा, आपका परिवार ये देखता है, तो फिर उसको वो फॉलो करेगा। कहते हैं बोलने से बच्चा नहीं, करके दिखाने से सीखता है। मेरी ये सब जितनी भी बहनें, मैंने आपको बताया बेटियां है, तो उसमें जो भाई नहीं है उसका नंबर लगता है। तो उसको भाई की जरूरत होती है शादी में। राइट। जवतल हमारे में गुजराती में जवतल ओमना होता है। तो जवतल ओमने के लिए हमारे बच्चे जाते हैं कि उसके भाई बनते हैं। वो हमने चालू करवाया उसको शादी से पहले कि ये बेटी, ये दीदी का भाई नहीं है, तू उसके मंडप में जाना है और वो विधि है, वो तुझे भाई बन के निभानी है। तो एक बेटा है, 5 बेटे हैं हमारे 3 भाई के। तो सभी बेटियां 10-10 15-15 मंडप में वो भाई की जवाबदारी निभाते हैं। और बढ़िया सर, ऐसे दौर में हम जी रहे हैं कि जहाँ पे शादी एक वाहवाही लूटने का एक तरीका बन गया है, कि डिस्कशन होता है कि मैंने मेरी शादी में इतना करोड़ खर्चा किया। कंपटीशन, एग्जैक्टली, कंपटीशन, शोबाजी हो रही है, दिखावा करने की, हर बंदा अलग अलग। ऐसे दौर में आप अपने बच्चों को ये मैसेज डिलीवर कर रहे हैं कि भाई आप भी, वो कहते हैं ना, बोने की शुरुआत करो, ना कि यूज करने की शुरुआत करो जो आपको बनाया है। सर आज आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे जो आज ये शोबाजी के चक्कर में? जनरली शोबाजी क्यों करते हैं मालूम है? कि हम दोनों फ्रेंड हैं, मेरे बेटे की शादी में मैंने 5 करोड़ खर्चा किया, तो आपका धंधा मेरे से बड़ा है वो दिखाने के लिए आप 6 करोड़ का करेंगे। फिर आपके साथ में तीसरा है, वो बोले कि इसे तो मैं बड़ा हूं तो मैं 7 करोड़ का खर्चा करूंगा। वही प्लेट है 5,000 की, 3,000 की,
जिसका मैं 2000 में मैंने वो प्लेट डिसाइड किया, वही प्लेट एक आइटम कम है, आप उसको 2500 में करेंगे, सिर्फ बोलने के लिए कि मैंने 2500 का किया था, उसने 2000 का किया। खाने में तो जो 20 आइटम होती है वही होती है। और सर खाएगा भी कितना? हाँ, कोई इंसान सोने की हाँ, चीज थोड़ी खाएगा। हाँ, लेकिन ये दिखावा कि मैं बड़ा हूँ, मैं इससे बड़ा हूँ, मैं उससे बड़ा हूँ, वो करने के लिए वो कंपटीशन में दिखावा में चले जाते हैं। और सर ये दिखावा क्यों करते हैं? क्योंकि आज मानिए सर आपके पास कुछ कई लोग दिखावा इसलिए करते हैं कि नहीं होता है ना, तो पब्लिक को पता न चले कि मेरे पास में नहीं है। अपनी कमजोरी छुपाने के लिए ऐसे भी करते हैं। और कई लोग, मैं जो दोनों चीज है, और कई लोग है लेकिन मैं उससे बड़ा हूं इसलिए करते हैं। आज का सर दौर चला है कि आप लोन ले लीजिए, हाँ, शादी की लोन मिलती है। मैं आपको एक कैलकुलेशन में सबको बताता हूँ जी। हम तो एजुकेशन फील्ड में हैं। एक बच्चे को फर्स्ट स्टैंडर्ड से कॉलेज तक पढ़ाने के लिए 15-16 साल चाहिए। जी, राइट, बराबर है। 1 से लेके 12 तक की फीस आप 20,000 रुपया गिन लो 1 साल की। जी। अच्छी स्कूल में तो 2,40,000 रुपया हुआ। जी। और 2,40,000 रुपया और गिन लो कॉलेज का, तो 5 लाख में आप अपने बच्चों को ग्रेजुएट बना सकते हो, आराम से। और 10 लाख में आप शादी करते हो। तो आपको ग्रेजुएट बनाना चाहिए या शादी में 10 लाख यूज करना चाहिए? और सर आज लोगों को ग्रेजुएट करने में इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, शादी 10 लाख 15 शादी 10 लाख में अगर उसके पास में नहीं है तो वो लोन लेगा, ब्याज से पैसा लेगा, वो कुछ भी करेगा, वो जमीन बेचेगा, वो कुछ भी करेगा। लेकिन शादी तो शादी दिखाना, वो उसको क्या लगता है हमने पूरे समाज का खाया है तो मुझे खिलाना पड़ेगा। कोई खाने के लिए आते नहीं है वहाँ। राइट, सही बात है सर। और अभी तो माहौल ऐसा है, सबको समय की कीमत है। राइट, अभी तो जाना पड़ता है। अब हाँ, इंटरेस्ट लेके कोई नहीं। अभी इंटरेस्ट लेके कोई नहीं आता है। आपका 5 फंक्शन है तो एक फंक्शन में वो हाजिरी देगा। राइट, आया। और उसको लगता है कि वो आ गया तो हमको तरह से मेरे शादी में वो आया था, बस इतनी खुशी है और कोई खुशी नहीं है। और जो ऑनर होता है जिसके वहाँ शादी होती है, उसका पापा है ना, वो गेट पे खड़ा रहता है। और वो अंदर शादी में, बच्चे की शादी में तो वो हाजिर भी नहीं रहता है। वो देखता है कौन कौन आया, कौन कौन आया, और सबको वेलकम करने के लिए वो बाहर खड़ा रहता है। राइट, सही बात है सर। उसको वो एंजॉय नहीं मिलता है। बच्चे का रस्म कब खत्म हो गया पता ही नहीं हाँ। चलता। राइट, राइट। और ये शोबाजी के चक्कर में सर कितने लोगों का लोन, कितने लोग पूरी जिंदगी सभी चीजों में शोबाजी, दिखावा, मैं तेरे से बड़ा, मैं तेरे से बड़ा, वही चल रहा है। कि मैंने 20 करोड़ का खर्चा किया तो दूसरा बोलेगा उसने 25 करोड़ का खर्चा किया। हमको जाके देखना ही है कि इससे ये बड़ा किया, बस। और सर हम देखेंगे तो हम उसको कुछ देंगे थोड़ी। हाँ, नहीं, वो तो कोई काउंटर ही नहीं है ना वहाँ। तो वो क्यों इतनी, क्योंकि सर मैं इन चीज़ों को लेके सर बहुत कभी कभी कि लोग लोन लेकर, ब्याज से पैसे लेकर, उधार लेकर अपनी शादी में खर्चा करते हैं और पूरी जिंदगी बाकी के वो पैसे को भरने में निकाल देते हैं। अगर वही पैसा आप अपने धंधे में, आप अपना व्यापार शुरू करने में या किसी और चीज़ में आप लगाओ तो हो सकता है कि आगे आपको वो तरक्की दे। नहीं, अगर आपके पास में ज़्यादा ही है तो आपके परिवार में बहुत सारे गरीब लोग हैं, उसके बच्चों को पढ़ाओ, उसका मेडिकल के लिए हेल्प करो। आप 1 करोड़ रुपया का खर्चा करते हो, अगर उसी परिवार का कोई आदमी उसके ऑफिस में या तो उसके गांव का कोई आ गया कि उसकी माँ को कैंसर है या उसके बाप को कैंसर है, उसको 5 लाख रुपया चाहिए, वो नहीं देगा। नहीं देगा सर, वो नहीं देगा। 1.5 करोड़ का खर्चा शादी में करेगा, लेकिन उसके ही गांव का या तो उसके ही परिवार का कोई आदमी आके बोलेगा मुझे 5 लाख की जरूरत है, मेरे पापा को कैंसर है या पापा का ऑपरेशन है, उसको वो नहीं देगा। बिल्कुल सही बात है। क्योंकि वहाँ कोई देखने वाला नहीं है। देखने वाला नहीं है, वहाँ कोई वाहवाही तो ये सब देखने वाले बहुत लोग हैं ना, इसलिए ये सब होता है। और सर सबसे बड़ी चीज आपने मुझे दिखाने की कोशिश की, तो मैंने तो आपकी किसी चीज को देखा ही नहीं। हाँ। मैं तो जाके कुछ नहीं बोल रहा किसी के बारे में, और लेकिन आपको ऐसा लग रहा है मैंने दिखाया और मेरे बारे में मार्केट में जाके बहुत वाहवाही करेगा। वो ऐसा कुछ नहीं कर रहा है। नहीं, वाह करते ना, बाहर जाके बोलते कितना खर्चा कर दिया, क्या जरूरत है? बाहर जाके बोलते हैं 90% यही बोलते हैं। क्या जरूरत थी हाँ। इतना खर्चा करने हाँ। की? सही, मतलब वो जिस चीज के लिए कर रहा है वो उसको मिल भी नहीं रहा है
उसके बावजूद भी वो किए जा रहे देखो वो अगर पहले से एडवर्टाइज करते हैं ना हैं। कि मैंने 5,000 की प्लेट रखी थी खाने में, तो खाने के बाद में पब्लिक यही बोलेगी कि 5,000 जैसा लगा नहीं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। हम दूसरी सब चीजें छोड़ो, सिर्फ खाने की एक प्लेट की बात करो, बोले 5,000 में था क्या? ये सब 5,000 में था क्या? हाँ, यही चीज सर रेस्टोरेंट में 150 की थाली में आ जाएगी सारी चीजें। ग्रेट सर, ग्रेट। मतलब आज की दुनिया सर शोबाजी ज्यादा है, शोबाजी में। बहुत ज्यादा हो रही है सर। राइट, ग्रेट, बढ़िया। सर आपकी लाइफ का कोई ऐसा मोमेंट, कोई ऐसा पल जो आप दोहराना चाहते हो? हर पल दोहराना चाहता हूँ, और हर जो भी आते हैं ऑफिस में वो हर रोज कुछ ना कुछ नया सिखा के जाते हैं अरे सब लोग, और या तो मेरे में से वो सीखते हैं या तो उसमें से मैं सीखता हूँ। अरे, और आज का जो जनरेशन है, मैं तो ये जैसे कि ये सभी स्कूल फील्ड में देखता हूँ कि टीचर के हाथ में लकड़ी थी पहले, जी बिल्कुल। फुटपट्टी बोलते या सोटी हाँ, थी, हाँ हाँ थी, वो जब तक थी ना तब तक बच्चे के हाथ में चप्पू नहीं था। हमने खाया हुआ है सर। हाँ, सोटियाँ और खाया हुआ है, और घर जाके बोल भी नहीं सकते थे कि हम टीचर ने पड़ी, मारा, और पड़ता था। और पड़ी। आज हम बच्चों को कुछ कर नहीं सकते, आज बच्चों के हाथ में या ड्रग्स है या चप्पू है। राइट, इसके पीछे कौन है सर? कौन समय है? इसके पीछे, पहले हमारे फैमिली में एक एक बाप को 5-5 4-4 बच्चे होते थे, राइट, और वो स्ट्रगलिंग में थे। आज स्ट्रगलिंग में नहीं है, आज 2 ही बेटे हैं। मेरे बेटे को क्यों मारा, मेरे बेटे को क्यों डांटा। हम अपाहिज बच्चे बना रहे हैं, अपाहिज बच्चे बना रहे हैं। मैं पहले, मेरे फादर के टाइम में मेरी मम्मी थी, मेरे पापा ने देखा भी नहीं था और पूरी ज़िंदगी निकाली। आज बेटा और बेटी एक दूसरे को देखते हैं, 2-2 साल तक एंगेजमेंट रहता है, फिर शादी होती है, फिर भी आज डिवोर्स होता है। सहन शक्ति हमारे नए जनरेशन में नहीं है, और अपाहिज बना रहे हैं हम लोग, राइट, राइट, राइट। सर अपाहिज बना रहे हैं। थोड़े टाइम पहले मैं मेरे स्कूल के टीचर को मिला था, तो ऐसे बात में पता चला, तो उन्होंने बोला यार विशाल, तुम लोग ये जो बैच था उसके बाद हमें वैसा बैच मिला नहीं मिलेगा। वो जो बैच पहले पुराने सभी टीचर बोलते हैं हाँ, तो कि वो जो बच्चे थे, हाँ, वो ऐसे बच्चे, आज बच्चे को आप कुछ बोल ही नहीं सकते हो। राइट, इवन मैं आपको बताऊं कि हम 11th-12th स्टैंडर्ड के पेरेंट्स को पूछते हैं ना, वो अपने बेटे को कुछ नहीं बोल सकते, राइट, क्योंकि उसके लिए अलग रूम है, उसके लिए अलग मोबाइल है, उसके लिए बाइक है, सब उसको फैसिलिटी इतना दे दिया है। अगर उसके पास से आप छीन लोगे ना तो वो सुसाइड कर लेता है। माँ बाप के साथ में 15-15 दिन बोलता नहीं है। ये माहौल बन चुका है। और हम अगर, हमारे पापा अगर एक बार बोल दिया कि ये नहीं करना है, तो दूसरी बार पूछ नहीं सकते क्यों नहीं करना है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। हाँ, आज इतना डिफरेंस है। सही है। आज माँ बाप अपनी बेटी को 11th-12th स्टैंडर्ड या कॉलेज की बेटी या बेटे को, उसके मम्मी और पापा कुछ बोल नहीं सकते कि कहीं वो सुसाइड न कर ले, कहीं सुसाइड न कर ले, भाग न जाए। सर टीचर से वैसे बात हुई मेरी, तो मैंने बोला सर ऐसा क्यों? बोले यार पहले ऐसा था कि तुम लोगों को हम 2 थप्पड़ मार देते थे ना, तो तुम लोग नज़र उठा के देखते नहीं थे, और आज सिचुएशन ऐसी आ गई है, किसी को हमने टच भी कर दिया तो बोलते बाहर में बताता। हाँ, बोले आज बच्चे ऐसे हो गए। 8वीं क्लास में बच्चा सर सिगरेट और दारू, 8वीं क्लास में। हम लोगों की हिम्मत सर, कॉलेज खत्म आज तक सर हमारी हिम्मत नहीं हुई कि सुपारी मुंह में डाल के हम कर ले कुछ। लेकिन आजकल के बच्चे की सिनेरियो है सर। स्कूल भी आप जैसे लगभग 12-14 स्कूल आप चलाते हैं सर, ये स्कूल में ये सभी सिनेरियो आपको देखने को मिलते हैं। हाँ, सभी प्रकार के बच्चे होते हैं। लेकिन हमने जो स्कूल, हमारी स्कूल है वो थोड़ी स्ट्रिक्ट है, यूनिवर्सिटी भी स्ट्रिक्ट है। आज कोई भी स्कूल, सूरत में अगर 300 स्कूल है तो 250 स्कूल में बच्चे नहीं है, और पीपी समाने का बोर्ड लगते ही उसमें बच्चे फुल हो जाते हैं। एडमिशन के लिए वेटिंग में रहना पड़ता है। तो उसकी वजह है, मेरे फादर का एक कहना है कि स्कूल और हॉस्पिटल वो दोनों आप ऐसी जगह पे बनाओ कि जहां आप हर रोज जा सको, दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं। स्कूल एक ऐसा फील्ड है कि कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को संस्कार देने के लिए भेजते हैं, तो उसको संस्कार मिलना ही चाहिए। और हॉस्पिटल
ऐसा एक फील्ड है कि कोई भी दर्दी है वो उसका जीव बचाने के लिए बात है। बिल्कुल तो ये दोनों जगह पे आपका पाँव और रोज पड़ना चाहिए कि कोई भी स्कूल में आप जा सको, आप पर्सनली ध्यान दे सको, क्योंकि वहाँ कोई भी पेरेंट्स है वो बहुत उम्मीदों के साथ में अपने बच्चों को भेजते हैं। बिल्कुल सही। तो एक शिक्षण के साथ में संस्कार, हमारे स्कूल में तो संस्कार का एक सब्जेक्ट भी है, गवर्नमेंट का नहीं है, अपना खुद का है। यूनिवर्सिटी में भी 6 महीने का कोर्स है कि आपको एडमिशन आपके 90% में मिल जाएगा, लेकिन आपको अगर वहाँ टिकना है तो आपका संस्कार चाहिए। और ये ज़्यादातर स्कूल नहीं करवा रहे। कोई नहीं करवा दे। सर सूरत की बहुत बड़ी बड़ी स्कूल्स हैं, वहाँ के बच्चों को हम मिलते हैं। सर एक यूनिवर्सिटी है, सर मैं नाम नहीं लूँगा नहीं तो कंट्रोवर्सी होगी। सर उस बच्चे वहाँ के बच्चों को हमने बुलाया हमारे वहाँ पे HR का इंटरव्यू लेने के लिए। सर 4 सवाल उनकी सब्जेक्ट के पूछे, उनको नहीं पता। नहीं, जितनी बड़ी स्कूल होती है ना उसका रिजल्ट नहीं होता है, जितनी छोटी स्कूल होती है ना उसका ही रिजल्ट होता है। हमारे अब्रामा स्कूल है, वहाँ 1 लाख रुपया फ़ी है, क्योंकि फैसिलिटीज़ बहुत है, हॉर्स राइडिंग है, क्रिकेट है, वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, AC गाड़ी है, तो वो हिसाब से वहाँ का फीस होता है। हमारा हीराबाग का स्कूल है, वहाँ 10,000 फीस है, दोनों का सिलेबस सेम है, वो भी ये बुक पढ़ता है, वो भी वो बुक पढ़ता है, लेकिन बोर्ड में 10,000 वाला बच्चा आता है। ठीक है, सही बात है। हाँ, क्योंकि जितने कहते हैं ना अभाव के अंदर जिसने जिंदगी निकाली है वो कहीं ना कहीं बिगड़ेगा नहीं। और वो बेटा उसके पापा, वो बेटी उसके पापा साइकिल लेके उसको छोड़ने के लिए आते हैं, वहाँ मर्सिडीज लेके छोड़ने के लिए आती है। दोनों में फ़र्क है। जितना मैं ये नहीं बोलता हूँ जितनी फी ज़्यादा है वो स्कूल अच्छी है, वो बात गलत है। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। और बच्चे का रिजल्ट है ना वो सिर्फ स्कूल से नहीं होता है, वो माँ बाप से भी उसका रिजल्ट होता है। हमने कई सेमिनार किए, उसमें बच्चे के माँ बाप को बुला के 20 क्वेश्चंस बच्चे के माँ बाप को दो, और कि भाई आप बच्चे के साथ में पूरे दिन में तीनों टाइम में से कितना टाइम खाते हो, कितना टाइम उसके साथ में स्पेंड करते हो। रिजल्ट उसी से भी मायने रखता है, सिर्फ एजुकेशन के ऊपर रिजल्ट मायने नहीं रखता है। सर बिल्कुल सही। सर मैं जिस स्कूल में पढ़ा था उस स्कूल में मैं एक सेमिनार के लिए गया, मुझे प्रिंसिपल ने इनवाइट किया, बोले सर एक पेरेंटिंग का सेमिनार करना। हम गए तो मैंने बच्चों मन के जो पेरेंट्स हैं उनसे पूछा, मैंने बोला कि आपके बच्चे यहाँ आते हैं, उसके बाद आप उनके साथ क्या करते हो, उनके साथ आप बैठते हो, क्या एक्टिविटी करते हो। तो कुछ लोगों ने बोले सर अगर यही चीज़ करना था तो मैं प्राइवेट में क्यों भेजता, मैं सरकारी में भेज देता। प्राइवेट में हम इसलिए भेजते हैं ताकि हम आज के माँ बाप है ना, हम लोग देखते हैं कि नर्सरी में एडमिशन लिया तो मम्मी पापा दादा दादी 4-5 लोग आएंगे छोड़ने के लिए। फिर जैसे जैसे स्टैंडर्ड बढ़ता जाएगा ना, फिर वो 3rd में आएगा ना तो दादा दादी 2 आएंगे, मम्मी पापा नहीं आएंगे। फिर 7th में आएगी ना तो मम्मी अकेली आएगी, और 10th में कोई नहीं आएगा पेरेंट्स में। और हम लोग बोलते हैं कि मेरे बेटे का रिजल्ट कम होता गया क्योंकि आप उसके पीछे कम होते गए। सही, मतलब बच्चों को छोड़ देना ये उनके बिगड़ने की सबसे बड़ी वजह बनता है। जितना आप नर्सरी के टाइम में, 1st स्टैंडर्ड के टाइम में ध्यान रखते थे बच्चे का, उतना टाइम आप 10th स्टैंडर्ड में नहीं रखते हो। हम देखते हैं, हम प्रोग्राम बनाते हैं ना, ये फंक्शन होता है साल में एक बार, तो उसमें एनुअल फंक्शन, तो नर्सरी में फुल हो जाता है ऑडियंस और 10th में खाली होता है ऑडियंस। जबकि एक्चुअल में 10th के बाद, जबकि जरूरत है 10th में के बाद सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि तभी उसका दिमाग खुलता है और वो नई 15 साल के बच्चे होते हैं बेटा या बेटी, 15 से 20, वो टाइम पे सबसे ज़्यादा माँ बाप का रोल होता है, और वो हम रोल नहीं निभाते इसलिए वो आउटलाइन पे जाते हैं, वो गलत संगति में उसी टाइम करते हैं। बिल्कुल। और यही आज पेरेंटिंग की सबसे बड़ी गलती हुई बस, कि जिस टाइम पे बच्चों का ध्यान देना चाहिए उस टाइम तभी वो देते नहीं देते। राइट। सर एक चीज़ और, कि आज बहुत सारे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत सारे स्कूल्स हैं, अपने रिजल्ट का हवाला देते हैं कि हमारे वहाँ पर ये रिज़ल्ट आया, हमारे वहाँ पर ये रिज़ल्ट आया, और कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन लेने, और उसके क्रम के प्राइस भी एकदम हाई, और पेरेंट भी ऐसा सोचते हैं कि मेरा बच्चा वहीं पढ़े जहाँ पर बहुत हाई आया हुआ है रिज़ल्ट। सर उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्या 4 बच्चों ने अगर हाई रिज़ल्ट वहाँ से जनरेट किया तो आपका बच्चा भी करेगा? हमारे यहाँ CP साहब थे, कॉमर साहब, जो अभी रिटायर हुए जी, तोमर साहब जी, वो हमें एक बार बताते थे कि हर बच्चे का 1st नंबर आना चाहिए। तो हर बच्चे का 1st नंबर कैसे आते हैं बोले, हमने पूछा सर को,
तो सर बोला देखो वो टीचर की जिम्मेदारी है कि किसको क्या पसंद है, किसी को फुटबॉल पसंद है, किसी को मारामारी पसंद है, किसी को पॉलिटिक्स करना पसंद है, किसी को कबड्डी पसंद है, किसी को स्विमिंग पसंद है, किसी को मैथ्स पसंद है, किसी को साइंस पसंद है, किसी को ज्योग्राफी पसंद है, किसी को संस्कृत पसंद है। तो वो सब्जेक्ट चॉइस करके उसका फर्स्ट नंबर उसमें लाओ। एग्जैक्टली। और वो हम लोग पीपी सवानी ग्रुप में करते हैं। और ये बाकी जगह नहीं हो रहा है सर। मैं मेरे वो तो एक ही रिजल्ट देखते हैं। मैंने बताया ना कि आपका रिजल्ट 90% है तो 90% वाले को एंट्री मिलती है, लेकिन उसको वहाँ टिके रहना उसके संस्कार देता है। राइट। बिल्कुल सही बात है सर। मैं जब स्कूल में था सर तो मुझे बात करना, डिबेट करना, पब्लिक स्पीकिंग करना बहुत पसंद था। तो मैं उसके लिए ज़्यादा क्वेश्चन करता था। जब सर लोग पढ़ाते, टीचर लोग पढ़ाते, मैं सवाल करता था। तो कई बार सर लोग, टीचर लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते, बोलते बैठ जाते, कुछ नहीं बोलेगा। मेरा इंटरेस्ट एरिया वो है, लेकिन आप मुझे क्यों बोल रहे हो कि आप है ना नंबर ले आओ, नंबर और आखिर हुआ यही सर। मेरा नंबर से कोई नंबर मैं हमारी स्कूल में बोलता हूँ कि आप देखो, मैं पढ़ने में बहुत वीक था, मेरा कभी 40% नहीं आया। मैंने 12th तक या कॉलेज में मेरा कभी 50% के बाहर में कभी गया ही नहीं वो, बराबर है। तो वो सचिन तेंदुलकर वो 10th में फेल था, बराबर है, फिर भी वो आज क्रिकेट का सम्राट है कि नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि आप पढ़ने में इंटेलिजेंट हो, आप हर तरीके से इंटेलिजेंट हो। सबसे पहले तो आप अच्छा इंसान बनो। अगर एक बेटा 90% लाता है और वो उसके माँ बाप की बातें नहीं सुनता है, उसकी माँ बाप को गाली देता है, और एक 40% लाता है और वो माँ बाप का रोज पाँव छू के आता, तो दोनों में से कौन सा बेटा अच्छा? मैं बोलता हूँ 40% वाला अच्छा। बिल्कुल सही बात, 100%। और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा मुझे मेरी लाइफ में कोई काम में नहीं आया। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात। वास्को द गामा कहाँ पहली बार आया, मुझे क्या नहीं, पहला डिप्लोमा कब हुआ, वो हमें, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पढ़ाई नहीं चाहिए। पढ़ाई आपको एक जीवन जीने का एक रास्ता दिखाती है, चलना तो आपको ही है। सही बात है सर। हम एजुकेशन फील्ड में होके भी ये बोलते हैं कि कई चीज़ें ऐसी है जो ज़रूरत है दुनिया में, जो अभी आज की लाइफ में वो हम सिखाते नहीं है। सिलेबस ही ऐसा है कि जो नहीं सिखाना वो सिखाते हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात। और अंग्रेज जो छोड़ के गए थे वही का वही बुक आज भी चल रहा है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात है सर। आज के टाइम पर सर बच्चों को जनरली मैं देखता हूँ 10वीं 12वीं क्रॉस करेंगे तो वो बड़ी बड़ी स्कूल से निकलते, उनको इंग्लिश बोलने के अलावा कुछ नहीं आता। उनको अगर आप बोल दो कि आप सूरत से लेके आप मुंबई अकेले ट्रेन में चले जाओ, वो नहीं जा सकते। नहीं, ये समय सिखाता है। देखो यहाँ जो भिखारी होता है ना बच्चे, उसको रोड क्रॉस करना, सिग्नल बंद होना, वो कैसे ऐसे ऐसे करके निकल जाते हैं। और हमने हमारे बच्चे की उंगली छोड़ी ही नहीं है। हम पेरेंट्स को बोलते हैं अगर यहाँ से जो आपने बताया ना कि बॉम्बे जाना है तो आप उसकी उंगली पकड़ के मत चलो, आप कामरेज जाके खड़े हो जाओ। फिर वहाँ उसको बोलो कि अहमदाबाद नहीं, बॉम्बे ये साइड है। फिर बॉम्बे में जहाँ टर्न आता है, बॉम्बे के पास में थाना, वहाँ जाके आप खड़े हो जाओ। रास्ते में अकेले चलने दो, लेकिन हम अकेले चलने नहीं देते। और उस कारण से बच्चे हमेशा डिपेंडेंट होते हैं, डिपेंडेंट हर चीज। सर आज कितने सारे बच्चे हैं जिनकी उम्र हो गई, उनके बच्चे हो गए, आज भी अपने फैसले खुद नहीं ले पाते इसी चीज़ों के कारण, क्योंकि वो डिपेंडेंट है। राइट। सर स्कूल की एक आखिरी सवाल, आज का स्कूल सबसे बड़ी मिस्टेक क्या कर रहा है? सबसे बड़ी मिस्टेक तो स्कूल भी कर रही है और पेरेंट्स भी कर रहे हैं, जो मैंने बताया आपको। अच्छा, कि पेरेंट्स आज अपने बच्चों को अपने से दूर करने के लिए स्कूल में भेज देते कि, और शुरुआत से ये बोलते हैं, देखो आज 90% पेरेंट्स ही बोलते हैं कि बस अभी 1 साल है, अगले साल से तुझे स्कूल में भेज दूंगा। तो बच्चों को क्या लगता है, स्कूल कोई राक्षस है। हाँ, तो जाने के लिए वो रोता है, तो स्कूल पे भेजते हैं तो वो रोता है, क्योंकि उसको पहले से माँ बाप ने यही सिखाया कि तुझे स्कूल में भेज देंगे, तुझे स्कूल में भेज देंगे। फिर घर आते ना, तेरे टीचर को बोल दूंगा, तेरे टीचर को बोल दूंगी, तो वो टीचर है वो भी राक्षस लगने लगता है। और टीचर स्कूल में भी आज के टीचर ऐसे हैं, जो आपने बोला कि मेरे टीचर ऐसे थे, आज के टीचर भी सिर्फ जॉब कर रहे हैं। हाँ, वो जॉब कर रहे हैं। उनका सर उनके और लेकिन वो कर भी नहीं सकती, वो टीचर कर भी नहीं सकता है, क्योंकि ना कोई डांट सकता है स्टूडेंट को, ना कोई मार सकता है स्टूडेंट को। उसका काम है सिलेबस खत्म करना, वो सिलेबस खत्म कर दे। आपको पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं पढ़ना है तो पढ़ो। और सर इसीलिए आज की जो यंग जनरेशन, जो हम जेन जी बोल रहे हैं आज के टाइम पे,
ये जो जेनजी आ रही है सर, ये कहीं ना कहीं डायरेक्शन लेस होके आ रही है। वो गधे जैसा है कि आप एक गधा जाएगा ना, उसके पीछे सब जाएंगे। हाँ, अभी कई कई बार हम लोग देखते हैं कि 12th में या JEE नीट में जो रिजल्ट आता है, तो एक का 80% आता है और एक का 60% आता है। तो 80% वाला ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए फॉर्म भरा, तो 60 वाले को वही लेना है क्योंकि मेरा फ्रेंड जा रहा है। एग्जैक्टली। उसकी कैपेसिटी क्या है वो पता नहीं है। और या तो 60 वाला अगर पावरफुल है तो वो 80% वाला भी उसके पीछे जाएगा। आज सब अपने फ्रेंड, मेरे फ्रेंड ने ये कोर्स लिया तो मुझे वो लेना है। उनको सब कोई गाइडेंस देने वाला ही नहीं है एक्चुअली। गाइडेंस देने वाले बहुत है, उसको लेना नहीं है। गाइडेंस देने वाले तो बहुत है लेकिन उसको लेना नहीं है। कई बार पेरेंट्स को ये होता है कि बच्चों को डॉक्टर नहीं बनना है और पेरेंट्स उसके डॉक्टर है तो उसको डॉक्टर ही बनाना है, फिर वो डॉक्टर बन के करेगा क्या? बिल्कुल, वो डॉक्टर बन के असफल ही होगा। हाँ, मीन्स बच्चों को जिसमें इंटरेस्ट है अगर वो काम उसको दिया जाए तो वो मन से करेगा और जो भी करेगा वो अच्छा करेगा। लेकिन आज के पेरेंट्स ऐसे हैं कि वो, मैं डॉक्टर हूँ तो वो डॉक्टर बने, मैं लॉयर हूँ तो मेरा बेटा लॉयर बने। तो ये पहले से डिसाइडिंग जो पेरेंट्स कर देते वो रॉन्ग है। टीचर अपना काम करती है, सिलेबस पढ़ाती है, लेकिन मैं सभी स्कूलों में, हमारे स्कूल में तो हम बोलते हैं कि इसके साथ में आप हमारा सोशलिज्म पर भी सिखाइए। राइट। कि बच्चा, हमारे वहाँ होता है ये सभी, ये कौन सा फेस्टिवल होता है, वैलेंटाइन डे। हमने आज तक वैलेंटाइन डे नहीं किया है स्कूल में। स्कूल में पेरेंट्स डे हम बोलते हैं। माता पिता का प्रदक्षिणा करो, उसकी आरती उतारो, उसका हक करो, ये सब हम वैलेंटाइन डे पे करवाते हैं। हाँ सर, मैंने जापान के बारे में सुना कि जापान में एक प्रोसेस है कि पूरे साल में 1 बार या 2 बार वो बच्चों के पेरेंट्स को बुलाते हैं और बच्चों से उनके पैर धुलवाते हैं। तो हमारे में भी ये होता है। अच्छा। हर साल होता है। मैंने बोला ना, वैलेंटाइन डे में हम लोग उसके पैर धुलवाते हैं और उसको नमस्कार करते हैं। फिर ऐसा एक मोटिवेशनल स्पीकर बुलाते हैं, माँ बाप का वैल्यू, फिर एक दूसरे को हक करवाते हैं। 12th कक्षा के 11th कक्षा के बच्चे, माँ बाप रोते हैं कि अब मैंने हक करना छोड़ दिया था बड़े होने के बाद में। राइट। और ये कहीं ना कहीं सर चीज़ें नहीं हो रही है। हाँ, नहीं, हमारी सभी स्कूलों में हो रहा है, सभी स्कूलों में हो रहा है। और हमारे यहाँ टी पार्टी होती है, पेरेंट्स की टी पार्टी होती है। अच्छा। सिर्फ पेरेंट्स, उसमें बच्चे नहीं होते, बच्चे क्लास में रहते हैं। 20 पेरेंट्स आते हैं, टीचर के साथ में चाय पीते हैं, डिस्कस करते हैं बच्चों के बारे में। टीचर बोलते हैं बच्चे के लिए, पेरेंट्स बोलते हैं उसके बच्चे के लिए। तो एक फैमिली रिलेशन बनता है टीचर और मम्मी का। तो ये बच्चों को ग्रोथ में बहुत यूटिलाइज होता है। राइट, सही बात। हाँ, तो ये हमारे वहाँ टी पार्टी भी होती है स्कूल में। मतलब सिर्फ बच्चों को नहीं, पेरेंट्स को भी अपनी सोच बदलने की जरूरत है। हाँ, हमारे पेरेंट्स में है, पीपी सवानी के सभी पेरेंट्स में ये है, क्योंकि हम लोग करवाते हैं। और कई पेरेंट्स होते हैं जो नहीं आते, और वो जो नहीं आते वो हमें भी पता है कि उसका बच्चा ये पीछे ही रहेगा। सही बात। हाँ। हाँ, ग्रेट सर, बढ़िया। सर, लास्ट एक आखिरी सवाल कि आज जितने भी बिजनेसमैन हैं, जो भी आज बिजनेस कर रहे हैं, उनके लिए आपका इतना साल का अनुभव रहा सर, बिजनेस का भी रहा, सोशल वर्क का भी रहा और पर्सनल लाइफ का भी रहा सर, उसके हिसाब से आपकी कोई सलाह आज के जो बिजनेस? पहली सलाह, अपनी नीति है वो एकदम क्लीन रखो। आपका समय अच्छा है या बुरा है। दूसरा, मोबाइल बंद मत रखो, फ़ोन नहीं उठाना है। आज के जनरेशन के लिए बोल रहा हूँ, जो आज के बिजनेसमैन है वो उसके लिए भी कहो। और तीसरा, आपके आजू बाजू का जो माहौल है, और जितना ग्रुप आपका बड़ा होता है ना, उतना बिजनेस बड़ा होता है, नॉलेज उतना ही बढ़ता है। आप अकेले बैठे बैठे बिजनेस नहीं कर सकते। आप अकेले बैठे बैठे एक चना दाना भी नहीं बेच सकते। राइट, सही। आपको आपका ग्रुप जितना होगा, आपका व्यवहार जितना होगा ना, आपका व्यवहार अच्छा होगा ना, तो आपका बिजनेस बढ़ेगा। और एक बोलने का तरीका कि मैं बड़ा हूँ, तू ब्रोकर है, तो उसको, वो जो अपने आप को बड़ा समझते हैं ना, तो वो उसकी भी तरक्की कभी नहीं होती है। राइट। मतलब दूसरों को हम नीचा नहीं दिखा सकते। और कब कौन बड़ा हो जाए पता नहीं। सही बात है। हाँ। मैं कभी बदल सकता हो सकता है। ग्रेट सर।
सर बहुत बढ़िया लगा और बहुत अच्छा लगा। सर जाते जाते आपका जो फाउंडेशन चलता है सर उसके बारे में थोड़ा बताइए। हमारा तो ये पीपी सवानी फाउंडेशन है। जी। स्कूल का हमारा फील्ड है, 14 स्कूल, यूनिवर्सिटी और पीपी सवानी हॉस्पिटल और प्रॉपर्टी का हम लोग काम करते हैं। सोशल में बच्चों को पढ़ाना, जो वीडो जो मम्मी है उसको बच्चों को पढ़ाना, उसका मेडिकल, HIV बेटियाँ, ये मैरिज के बाद में मैटरनिटी के बाद में पूरी लाइफ तक वो बेटियों को एक पापा की जिम्मेदारी देना, ये सब काम करते हैं। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। रियली सर मैंने बहुत पॉडकास्ट किए और मैंने बहुत लोगों के साथ में मीटिंग की। मैं कहते ना आपकी बातें सुन के मेरी आंखें भर आई सर। थैंक यू सो मच सर, आपने हमारे लिए समय निकाला और आपने अपने जो भी अनुभव शेयर किए। उम्मीद करता हूँ कि मैं तो सर बहुत पर्सनली बहुत इंस्पायर हुआ और उम्मीद करता हूँ कि हमारे साथ जो ऑडियंस जुड़ी हैं उन लोगों ने बहुत कुछ आपसे सीखा होगा, बहुत कुछ आपसे लिया होगा। और मैं चाहूँगा मैं सर की किसी एक चीज़ को जो आप अपनी ज़िंदगी में उतारना चाहेंगे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मैं सर को ज़रूर शेयर करूँगा कि आप सर की कौन सी वो बात है जिनको आप अपनी ज़िंदगी में उतारना चाहेंगे। थैंक यू सो मच सर, आज आपने अपना समय निकाला उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर।